माँ, बन गया हलवा। अरे अभी कहाँ, पहले बर्तन धो लूं फिर बनाऊंगी। जल्दी करो ना माँ, मुझे भूख लगी है। अरे जल्दी कैसे कर दूं? अब जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा ना। मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी ही है कि बस घुमाई और हलवा तैयार। अरे अब हंस क्यों रहा है? अगर हमारे पास सच में जादू की छड़ी होती ना माँ, तो मैं आपसे खाना बनवाता ही नहीं। उससे घुमाकर पहले पिज्जा मंगवाता और फिर उसके बाद मोमोज। हे राम, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। मैं इतनी मेहनत करके इसके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ और एक ये है, बस पिज्जा और मोमोज खाने हैं इसे। अरे अभी तो खाया था ना तूने पिज्जा। है? कब? तेरे जन्मदिन पर नहीं खिलाया था तुझे? माँ, मेरा जन्मदिन कई महीने पहले था। हाँ, तो रोज रोज खाना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी जो बात देसी में है वो इन विदेशी चीजों में कहाँ। देसी घी, देसी खाना, देसी रहना, देसी पहनना। बस करो माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। जब हलवा बन जाए तो आप मुझे बुला लेना, ठीक है? अरे लेकिन सुन तो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं कोई देसी खेल ही खेलूंगा। ये लड़का भी ना। ये है लता और उसका बेटा कमल। लता और कमल एक बड़े शहर के छोटे से इलाके में रहते थे। लता के पति राजा राम की एक हादसे में मौत हो गई थी। राजा राम एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उनकी मौत के बाद लता ही अब उस दुकान को संभालती थी, साथ में अपने बेटे कमल का भी ख्याल रखती। फिर कुछ देर बाद, कमल आजा, खाना बन गया है। बन गया हलवा? हाँ हाँ बन गया, जल्दी से खाकर बता कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है। देसी घी की अलग ही खुशबू आ रही है। आएगी कैसे नहीं, वो घी भी तो देसी है ना। हाँ बोल। बस करो माँ, अब चुपचाप हलवा खाने दो मुझे। लता की देसी देसी की रट सुनकर कमल हंसने लगा और उसे परेशान करके लता भी हंसने लगी। दोनों माँ बेटे इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहते थे। कमल जहाँ मस्त मौला लड़का था, तो वहीं उसकी माँ लता थोड़े पुराने ख्यालों की थी। उनका मानना था कि सादगी ही सबसे अच्छी चीज है। उसे मॉडर्न कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बात पर कई बार कमल और लता में हल्की सी बहस भी हो जाती थी, लेकिन आखिर में कमल ही हार मानकर उस बहस को खत्म कर देता था। ऐसे ही कई महीने बीत गए और फिर। अच्छा माँ, 4 दिन बाद पता है ना क्या है? हाँ हाँ, कैसे भूल सकती हूँ, तेरा जन्मदिन आ रहा है ना। हाँ तो बताओ, इस बार मेरे बर्थडे पर क्या दोगे मुझे? अरे ऐसी चीज दूंगी कि तू खुश हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या देने वाले हो? वही ढेर सारा देसी घी, देसी खाना। माँ एक काम करो, 1 बोतल देसी दारू भी दे दो, वो भी अच्छी होती होगी ना? हट बदमाश कहीं का। और नहीं तो क्या, जब देखो देसी देसी। रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। और फिर आखिरकार कमल का जन्मदिन आ गया। कमल ने अपने सारे दोस्तों को अपने घर बुलाया और लता ने कमल के सारे दोस्तों के लिए घर पर ही खाना बनाया था। मटर पनीर, रायता, आलू गोभी की सब्जी और पराठे। तभी लता की नजर कमल के सारे दोस्त चले गए। तब कमल अपनी माँ लता के पास गया और बोला, मम्मी क्या कर रहे हो आप? क्यों, क्या हुआ? अरे आपने रिया को ऐसे क्यों बोला? पता है वो कितने बड़े घर से है। होगी बड़े घर से, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके संस्कार बहुत छोटे हैं। बताओ कैसे बेशर्मों की तरह पेट दिखाती फिर रही थी। तू दूर ही रहना उससे, समझा? अरे पर क्यों, वो वैसे ही कपड़े पहनती है, उसमें बुराई क्या है? माँ उसका नेचर। देख कमल, मैं इतना जानती हूँ कि इस तरह की लड़कियों में ना शर्म होती है और ना ही लिहाज, और इनके चक्करों में मत आना। 1 नंबर की धोखेबाज और चालबाज होती हैं ऐसी लड़कियां। तो कौन सी लड़की होगी जो आपके हिसाब से अच्छी कहने लायक होगी? होती है ना, कभी किसी गरीब घर की लड़की को देखना, कैसे सादगी से रहती है, सीधे सादे कपड़े मगर संस्कारों से भरे हुए। कमल आज मेरी एक बात और ध्यान से सुन ले, तू कहीं से भी बहू ले आना, लेकिन वो रिया जैसी लड़की को मेरे घर कभी मत लाना, समझा? आखिर में कमल ही चुपचाप कमरे से गुस्से में बाहर निकल गया। कमल एक बात तो अच्छे से समझ गया था कि वो कभी किसी मॉडर्न लड़की से शादी नहीं कर पाएगा और किसी सीधी सादी लड़की से वो शादी करना नहीं चाहता था। बड़ी दुविधा थी, पर तब कमल भी सिर्फ 16 साल का ही हुआ था। ऐसे कई साल बीत गए और अब कमल एक कंपनी में नौकरी करने लगा था। फिर एक शाम जब कमल काम से वापस लौटा तो उसने देखा कि लता बिस्तर पर लेटी हुई थी। अरे माँ क्या हुआ, आपको बुखार है क्या? नहीं, वो बस थोड़ा सा ऐसे ही। अरे कितनी बार कहा है कि अब आपकी उम्र नहीं है काम करने की, पर आप तो मेरी बात मानोगी नहीं। मैं आज आखिरी बार ये कह रहा हूँ, या तो अपने पसंद की कोई काम वाली ले आओ, वरना फिर मैं ले आऊंगा कोई स्कर्ट वाली मेड। ना बाबा ना, मैं ही ढूंढ लूंगी कोई शरीफ सी, तू रहने दे। कमल अपनी माँ की बात सुनकर हंसा और अपने कमरे में चला गया। फिर अगले दिन जब कमल काम से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के हॉल में एक लड़की पोछा लगा रही थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसने बहुत सादा सा सूट सलवार पहना हुआ था, लेकिन उसमें भी वो बहुत सुंदर दिख रही थी। उसे देखकर कमल चौंक गया।
कमल उस लड़की की तरफ बढ़ा ही था कि तभी लता वहां पर आ गई। अरे आ गया तू, ये आराधना है, अनाथ है बेचारी, मुझे बाजार में मिली जब मैं सब्जी लेने गई थी। इसका कोई नहीं है, मैंने तो इसे साफ साफ कह दिया है कि यहाँ तीनों टाइम खाना मिलेगा और 5,000 रुपए की पगार भी, तो आज से ये यहीं रहेगी, ठीक है ना? हाँ, अब जब आपने कह दिया तो ठीक है। अच्छा माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। आराधना के आने से लता को बहुत आराम मिल गया था। आराधना ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वो दिन भर घर का काम करती, वो कमल और लता के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती और फिर एक दिन, एक बात बोलूं आराधना? जी आंटी बोलिए। एक तो तुम मुझे ये आंटी मत बोला कर, इसमें अपनापन नहीं आता। तुम चाहो तो मुझे माँ जी बोल लो। जी माँ जी। हाँ अब ठीक है। पता है जितना अच्छा तुम काम करती हो ना, और जितना अच्छा खाना बनाती हो, उतने के लिए तो कोई तुम्हें दुगने पैसे दे देगा। जानती हूँ माँ जी, पर आप चिंता मत करिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब तो आराधना लता और कमल के घर की सदस्य जैसी हो गई थी। उसके बिना घर का कोई काम ही नहीं होता था। फिर एक शाम जब लता घर के मंदिर में दिया जलाने के लिए माचिस ढूंढ रही थी, तभी उसे कहीं से कुछ हल्की आवाज महसूस हुई। वो उस आवाज की तरफ गई तो उसने देखा कि वो आवाज आराधना की उस पोटली से आ रही थी जो वो हर रोज अपने साथ लाया करती थी। लता ने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही महंगा फोन रखा था जो वाइब्रेट कर रहा था, क्योंकि उस पर किसी का फोन आ रहा था। ये देखकर लता के होश उड़ गए। तभी आराधना वहां पहुंच गई और जैसे उसने लता के हाथ में फोन देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई। ये फोन तुम्हारा है? जी माँ जी। वो अच्छा, मतलब चोरी का है, तो तुम एक चोर हो। कमल जल्दी धरा बेटा। क्या हुआ माँ? ये देख, जिस पर हमने इतना भरोसा किया, जिसे काम दिया, अपने घर में रखा, वो एक चोर निकली। देख इसकी पोटली से कितना महंगा मोबाइल निकला है। जल्दी से बता दे आराधना ये कहाँ से चुराया, वरना अभी पुलिस को बुला लूंगी मैं। माँ जी ये फोन मेरा ही है। इतना सुनते ही लता को गुस्सा आ गया और उसने आराधना के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। ये देखते ही कमल आगे आया और आराधना का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो माँ? मेरी छोड़, तू ये क्या कर रहा है? क्यों बचा रहा है इसे? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ इससे। कमल के मुंह से ये बात सुनते ही लता हैरान रह गई और भड़कते हुए बोली, तू पागल हो गया है क्या? इस काम वाली से, जिसके ना खानदान का पता न जात बिरादरी का, और तो और ये एक चोर भी है, इससे तू मेरे घर की बहू बनाएगा? माँ, ना तो ये काम वाली है और ना ही चोर। शहर के सबसे बड़े टेक्सटाइल बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है ये आराधना। दर्जनों गाड़ियां और कम से कम 10 नौकर काम करते हैं इसके घर पर। इसका घर नहीं है, महल है महल। ये मेरे ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए आई थी। उसी दौरान हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर ये स्कर्ट पहनने वाली लड़की आपकी बहू कभी नहीं बन सकती, ये बात मैं जानता था। इसलिए मैंने इसे साफ साफ कह दिया था कि मेरी माँ को देसी लड़कियां पसंद है, ना कि इसके जैसी मॉडर्न। पर इसने हार नहीं मानी। ये आपका दिल जीतना चाहती थी, मुझसे शादी करने के लिए आपको मनाने की कोशिश करना चाहती थी, और जब कुछ समझ में नहीं आया तो अनाथ बनकर ये महलों की रानी आपके घर की नौकरानी बन गई। माँ, आराधना चुपचाप कमल के पीछे खड़ी रो रही थी और लता बस एकटक उसे देखी जा रही थी। अच्छा एक बात तो बताओ, शादी में लहंगा पहनोगी ना, या फिर शॉर्ट स्कर्ट में ही फेरे लोगी? हाँ? लता की बात सुनकर आराधना दौड़कर उसके गले लग गई। लता को एहसास हो गया था कि उसके बेटे की पसंद वाकई तारीफ के काबिल है और उसकी पुरानी सोच बदलने के लायक। जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, पावनी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलना। हाँ पावनी, और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज में? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शहर के इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने उस टीचर कॉलेज को क्यों चुना? पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है, लेकिन वहाँ के टीचर्स सबसे बेस्ट हैं। आपके सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेस में फैसिलिटीज तो बहुत हैं, पर वहाँ के टीचर्स, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। अब श्याम भैया, बस यहीं रोक दो। यहाँ क्यों? कॉलेज तो अभी आगे है ना? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर, सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना। हाँ, आखिर बेटी किसकी है?
वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे। ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो पावनी को उसके बचपन से जानता था। वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में। हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना, इस शहर में बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर ले चलूंगा, फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेज वहेज, अभी से बता रही हूँ, समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में अपना एक छोटा सा खेत है। खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ? इसी शहर में क्या? हो मैडम हो, इतना रईस नहीं हूं मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तब भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात पर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई। फिर एक दिन, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, तो फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपना वो खेत बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ और एक नई बाइक भी खरीद लूंगा, और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है? तुम्हारे घर वालों पर भी तो इम्प्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वो खुद क्या करता है? पापा, वो गांव में उसकी दुकान है। गांव में? बेटी, आर यू गॉन मैड? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी क्या? पापा प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम और मैं उसके बिना। शट अप पावनी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। आई एम सॉरी पापा, पर मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। पापा, उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो, और ना ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर राहुल सिंघानिया वहां से चले गए और पावनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव को सब कुछ बता दिया। केशव फौरन पावनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर गया और वहां दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? यहाँ गांव में रहकर मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर हम शहर चले गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी भरी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए केशव उन्हें छोड़कर शहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर शिट, ये क्या हो गया यार? अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो देखते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेयर की दुकान नहीं थी। किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह पावनी तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शहर के लिए निकल गई। जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया। पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं।
मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। दरअसल केशव का जन्मदिन आ रहा था और पावनी उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी। वो अपने पापा की ड्राइवर श्याम से जाकर मिली। अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था और गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी पावनी को बहुत मानता था। वो पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहां एक फाइल दिखाकर उसने लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, अब ये सब क्या है? और ये ट्रक? हाँ, मैं इस ट्रक में हमारी खुशियां और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाई दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पावनी ने न सिर्फ पूरे गांव की एक बड़ी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था, बल्कि केशव को उसके गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था। ठीक एक हफ्ते बाद केशव के ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब लोग पावनी और केशव के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत भी रखती है।